जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर नया हमला पूरे खाड़ी क्षेत्र को बड़े संघर्ष की तरफ धकेलता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी को फिर से लागू करने के साथ साथ हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। इन हमलों में बंदर अब्बास, बुश शहर, हॉर्मुज, केशम द्वीप और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सेना के एक बैरक पर मिसाइल हमला हुआ है। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें कम से कम 7 सैनिकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। वहीं ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो पूरे मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर दुनिया पर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, इसी को चिंता लेकर जो है वो सता रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करारा प्रहार किया है। बहरीन में अमेरिकी हमले पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला देखा गया। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन के इलाके में ही गिर गई। तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई। बहरीन में यूएस ठिकानों पर ईरान का सबसे बड़ा हमला देखा गया है। तो बहरीन में यूएस के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला ईरान ने किया है। ईरान ने कई ड्रोनों से बहरीन पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। बहरीन में कई जगहों पर जबरदस्त धमाके सुने गए हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। तो यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इन हमलों को रोकने की क्षमता रखता था, वो भी नाकाम रहा है और इन इलाकों में अलग अलग जगहों पर जो है धमाके सुनाई पड़े हैं। इंटरसेप्टर की यहाँ पर कई मिसाइलें बहरीन के इलाके में गिरी हैं। तो देखिए, इंटरसेप्टर की कई मिसाइलें बहरीन के इलाकों में गिरी हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लगातार एक के बाद एक बड़े हमले और सबसे बड़ा नुकसान देखिए यूएस को लेकर अगर बात की जाए तो यूएस के जो तमाम बेस है, तमाम जो ठिकाने हैं जो खाड़ी के देशों में स्थित हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो वो जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इसकी चपेट में आ रही हैं, उन्हें भी बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लगातार हमलों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पर दबाने झुकाने की ये पूरी रणनीति दोनों तरफ से देखी जा रही है। लेकिन देखना होगा कि हथियार पहले कौन डालता है। बिल्कुल वैसे वाली सिचुएशन जो है इस वक्त नजर आ रही है। अब एक और बड़ी जानकारी इसी बीच निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच 7वें दिन भी जंग लगातार जारी है और कुवैत में यूएस सैन्य बेस से कई मिसाइलें दागी गई हैं। तो यहाँ पर सैन्य बेस से ये बताया जा रहा है कि 6 मिसाइलें दागी गई हैं। कुवैत में यूएस सैन्य बेस से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। इराकी हवाई रास्ते ईरान की तरफ ये 6 मिसाइलें दागी गई हैं। तो इराकी हवाई रास्ते से ईरान की तरफ ये 6 मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए यहाँ पर हिट किया गया है। तो अब ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हिट किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से ठिकानों पर अलग अलग ये अटैक किए जा रहे हैं, ऐसे में जो चिन्हित टारगेट हैं उनसे मालूम पड़ता है पूरी तरीके से व्यवस्था को पुंगू करने की ये कोशिश। लेकिन क्या ईरान झुकेगा, इससे देखना होगा। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है हमारे सामने। यूएस नौसेना ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी की है। तो यूएस नौसेना ने हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कर दी है। अरब की खाड़ी में ईरान जा रहे टैंकर को यहाँ पर रोका गया है। चेतावनी नहीं मानने पर टैंकर पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी सेना 14 जुलाई से 2 कमर्शियल जहाजों का बदला गया रास्ता है। तो ये बताया जा रहा है। तो अमेरिकी सेना ये जानकारी दे रही है 14 जुलाई से 2 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। नौसैनिक नाकेबंदी के नियमों का पालन कराने के लिए तैयार है। तो हमारे नौसैनिक नाकेबंदी के नियमों का पालन कराने के लिए तैयार है, ये अमेरिकी सेना कह रही है। तो देखिए, अब जो हॉर्मुज जिस पर पूरी तरीके से कब्जा जमा कर बैठा ईरान और अपना गोल्डन वेपन उसको मानते हुए ईरान ब्लैकमेल कर रहा है लगातार दुनिया को। ऐसे में उसी जगह पर जो है ठीक अब यहाँ पर नौसेना नजर आती है अमेरिका की और इसी के साथ नाकेबंदी देखी जा रही है और अब ईरान के जहाजों को ही चेतावनी दी जा रही है। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ और चलिए अब इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। गुड मॉर्निंग। और साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से
हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा की, और शुरुआत चर्चा की उन्हीं हमलों से जो लगातार अब 7 दिन से बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले माथुर सर देखे जा रहे हैं। हॉर्मुज जो कि गोल्डन वेपन बना हुआ है ईरान के लिए, उस हॉर्मुज पर अब यूएस नौसेना देखी जा रही है, जिस पर पूरी तरीके से नाकेबंदी देखी जा रही है। हालांकि पहले भी देखी गई, अब दोबारा से ये देखी जा रही है और अब ईरान के जहाज़ों को चेतावनी मिल रही है, उन्हें रोका जा रहा है। हालात गंभीर हो चुके हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर पर अटैक को लेकर, जो न्यूक्लियर के खात्मे को लेकर यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जहाँ से चर्चाओं का आगाज हुआ था, अब वो सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंटर्ड रह गया है हॉर्मुज। सर अनम्यूट कीजिएगा खुद को जी। हाँ हाँ, जय हिंद पिंकी, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच के आज के हॉर्मुज के हालात हैं, एग्जैक्टली वहीं पहुंच गए हैं जहां से ये शुरुआत हुई थी। ईरान का कब्जा, उसके बाद यूएस का ब्लॉकेड और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान, वहीं का वहीं पहुंच चुका है ये हालात। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। देखिए किस प्रकार से वहां पर हमले किए जा रहे हैं और किस प्रकार से दोबारा अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स के ऊपर दोबारा कायम हो गए हैं। इस वजह से वहां पर हालात दोबारा हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ना शुरू हो गया है। और अब जो बड़ा खतरा है, वो खतरा ये है कि ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि वो हूती की मदद से बाब अल मंदेब में, यानी कि लाल सागर द्वारा जो व्यापार हो रहा है, उसको भी बाधित करने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। आपको ये बात हमको दोबारा समझने की जरूरत है कि इसमें पूरा अभी आज जो हालात हैं वो हो क्या रहा है। अभी ईरान के हमलों का एक पैटर्न है। आप देखें, जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं सो कॉल्ड, उन बेसिस के ऊपर ईरान लगातार हमले कर रहा है। जॉर्डन तक ईरान ने हमले किए हैं। लेकिन इजराइल, जो कि जिसने कल भी गाजा पर हमला किया, हिजबुल्लाह पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, उस पर ईरान ने एक भी मिसाइल नहीं दागी है। उसका भी अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है कि इजराइल के ऊपर ईरान अभी भी क्यों हमले करने से हिचक रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हूथी और सऊदी अरब के बीच में जो पूरे पश्चिम एशिया की परिस्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब और हूथी का जो सेक्टर है वो दोबारा गर्म क्यों हुआ, उसकी वजह भी यही है कि अमेरिका शायद इस बात को समझ रहा है कि जो हूथी हैं वो लाल सागर में व्यापार को बाधित करने की बाब अल मंदेब की कोशिश करेंगे, तो उनको ऑलरेडी एंगेज करो एक जो पहले ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर, ताकि वहां पर उसका ज्यादा असर ना हो। तो ये पूरा का पूरा जो पश्चिम एशिया का जो कैनवस है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और एक एडिशनल जगह पर बैटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और इसके लिए पूरी तरह से मेरा ये मानना है, पूरी तरह से जो ईरान का जो अतिवादी जिहादी मानसिकता का जो आईआरजीसी का कंट्रोल है, उसके ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर है। मैं कह रहा हूं, कोई भी सेन लीडरशिप अगर पिंकी ईरान में होती, तो जो जून में उनको ऑफर मिला था उसको दोनों हाथों से पकड़ के और उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करते। आप सिर्फ जिहाद और बदला, इन दोनों चीजों को लेकर के देश तबाह नहीं कर सकते, आने वाली जनरेशन्स को, नस्लों को खत्म नहीं कर सकते। ये ईरान का मुझे लगता है अभी भी $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आना, पता नहीं कितने अरब खरब डॉलर्स इनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करना और उनकी मदद करना, तो ये तमाम चीजें थी ईरान अगर चाहता तो। लेकिन माथुर सर, हाँ, लेकिन माथुर सर, ईरान में तो पहले से ही बहुत तबाही मच चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है, फाइनेंशियली भी काफी वीक होता जा रहा है। अमेरिका ने अब ऐसे वक्त पर हमले तेज किए हैं, और ये हमले जो हैं वो तब तक तेज अमेरिका रख सकता है जब तक कि ईरान झुकने का नाम नहीं लेता, या फिर अपनी तमाम कंडीशंस पे कुछ नरमी नहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होता है। ये अभी रणनीति जो है वो समझी जा रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है दोनों तरफ से कि कौन पहले झुकता है। लेकिन ईरान तो पहले से ही कमजोर हो चुका था फाइनेंशियली, तो कितना अभी
हिम्मत रखता है ईरान की, कितने लंबे वक्त तक ऐसे हमलों को चुनौती वो दे सकता है और वो इस तरीके के टारगेट्स को सामने जो है वो खड़ा रह सकता है। अमेरिका की क्षमता, ईरान की क्षमता देखी जाए तो कि ईरान को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, अमेरिका को तो इतना नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, अमेरिका का जो अधिकतर नुकसान है, अमेरिका बहुत बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति है। जो अमेरिका का नुकसान हुआ भी है, वो अमेरिका उस नुकसान को जज्ब करने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक कहावत है, वो कहती है कि कल भी शायद मैंने इस बात का मेंशन किया था, नेवर फाइट एन एनिमी विद हु हैज नथिंग टू लूज। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही लाइन है ईरान सर। की परिस्थिति ये है कि ईरान हैज नथिंग टू लूज। उनको मालूम है हमारा 40% पहले हम खत्म हो चुके हैं, नेवी चली गई, आर्मी चली गई, सब चला गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका को कुछ नहीं करने देंगे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है, जबकि उनको लगता है कि अब इतना मार लिया तो 1000 मार गिरा लेगा अमेरिका, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये उनकी मुझे लगता है सोच है। तो इस वजह से ये ऐसी हालात अभी बने हुए हैं। एक बात में फिर ईरान के लोगों को, बाकी सबको वार्निंग होनी चाहिए कि अगर ये हम समझ रहे हैं कि अमेरिका की ताकत खत्म हो गई है या उसके मिसाइल के खत्म हो गए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत आकलन होगा मेरे हिसाब से। यही बात आज से 4 साल पहले रूस के लिए कही जा रही थी कि रूस की ताकत खत्म हो गई, उनके उसके बाद माथुर सर, आपकी वॉइस अब ब्रेक होने लगी है। माथुर सर आएंगे आपके पास, आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी है, शायद से नेटवर्क में कुछ इशू है। अजिताभ सर का रुख कर लेते हैं। अजिताभ सर, अगर देखा जाए तो अभी माथुर सर पैटर्न की भी बात कर रहे थे, जो पैटर्न इस वक्त देखा जा रहा है, ईरान इजराइल पर हमले नहीं कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब वाकई में इन हमलों के बाद जिस पुरजोश तरीके से अमेरिका ने हमले करना ईरान पर शुरू किया है और नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, क्या अब ये हो सकता है कि अब ईरान शायद शुरुआत करे कि चलिए जी हम बातचीत के लिए अब तैयार हैं, आप रखिए अपनी चीज़ें, अपनी कंडीशंस, हम देखते हैं कितना उनमें माना जाएगा। क्या अब थोड़ा सा नरमी दिख सकती है? देखिए पिंकी जी, युद्ध अगर सॉल्यूशन होता या आर्थिक नाकाबंदी अगर सॉल्यूशन होता तो अब तक तो हो गया होता। पिछले 50 साल से तो ये तमाशा चल रहा है। ईरान पे कितने तरह के पाबंदियां लगाई गई और पिछले 4 महीने से जो देख रहे हैं, जो बम वर्षा कहते हैं, मानसून की अभी थोड़ी सी भारत में तो कमी दिख रही है, लेकिन वहां तो बमों की वर्षा चल रही है। तो इसके बावजूद भी ईरान नहीं झुका है। दैट मीन्स कि उसके पास कुछ ऐसा तो है। नंबर 1, जो उसने अपनी अभी जो जनाजा निकला उसमें दिखा दिया कि कितनी बड़ी फौज एक तरह से उसके पास ईरान की जनता के रूप में खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि 52,000 लोगों को ईरान की सेना ने और IRGC ने मार दिया और ये हुआ, अत्याचार हुआ, सारी चीजें वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान की जनता उसके इस्लामिक रजीमे के साथ है, ये एक बड़ी ताकत है। और दूसरी जो कह रहे हैं कि हॉर्मुज में ज्योग्राफी उसके साथ है, इसलिए वो गाहे बिगाहे छोटे छोटे ही हथियारों का सहारा लेके वो डिस्टरबेंस तो कर सकता है। और ये डिस्टरबेंस काफी है दुनिया की ऊर्जा संकट को बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी JD वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक इंटरव्यू एक पॉडकास्ट से आया है, उसमें वो कहते दिख रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कहते दिख रहे हैं कि भाई ये युद्ध जो है ये लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं लाएगा। एक तरफ JD वेंस कह रहे हैं कि हम तो इसके फेवर में ही नहीं थे, उन्होंने कहा है कि आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, लेकिन सबों के चाहत के पीछे उनको भी मानना पड़ा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये वॉर से सिर्फ दबाव तो बनाया जा सकता है, बना के रखा जा सकता है, लेकिन लास्टिंग पीस के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कल एक और चीज कही है, एक अमेरिका के सिटीजन को ईरान ने रिलीज किया है जो 2024 से ईरान में बंद थी, उसको रिलीज किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रिशिएट करते हुए ये कहा है कि बातचीत चल रही है, वी आर होपिंग कि कुछ होगा, नहीं तो युद्ध तो है ही। और युद्ध में वो दबाव देखिए, उनकी जो कूटनीति दबाव की है ये तो कंटिन्यूअस चलता है। वो अभी भी कह रहे हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हम अभी टारगेट कर रहे हैं, और वो सारा देखिए जैसा आपने कहा लिमिटेड अभी ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जबरदस्त तरीके से हिट किया जा रहा है।
अगला टारगेट सिविलियन इंस्टॉलमेंट्स हो सकते, इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं, जैसे पुल की बात हो रही है, पावर स्टेशन की बात हो रही है, डिसैलिनेशन प्लांट की बात हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज वहां जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो तेल और गैस के ठिकानों पे भी अटैक करेंगे। तो दबाव तो ये बना के रखे हुए हैं, लेकिन दोनों पक्षों को पता है कि बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि ईरान की तबाही बर्बादी बहुत हुई है। वो अब कहीं ना कहीं उसके बीच भी टूट और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिताब सर। देखिए सबको पता है कि बातचीत ही एकमात्र सॉल्यूशन है, बातचीत की टेबल पर ही आना होगा अंत में जाकर, चाहे वो आज आए या फिर कल आए या फिर परसों आए। लेकिन इस बातचीत की टेबल तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। बातचीत की टेबल पर पहुंचते भी हैं तो हथियारों के साथ पहुंचते हैं, वहां पर भी धमकियां लगातार जारी रहती है, वहां पर भी एक दूसरे को हर्ट करने की या फिर एक दूसरे को ललकारने की जो ताकत से दिखती है वही नजर आती है, जिसकी वजह से बातचीत भी संभव नहीं हो पा रही है, शर्तों पर नहीं राजी हुआ जा रहा है। ये एक पेंच यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर इस पर बात बन जाए तो शायद बातचीत भी हो ही जाए, समाधान भी निकल ही जाए। तो लगातार मिडल ईस्ट में यहाँ पर बदले की आग भड़क रही है और एक दूसरे को झुकाने की कवायद तेज होती जा रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग जारी है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले में मारे गए हैं हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके, ये बताया जा रहा है। IDF की तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो ये हमले तो हालांकि ये पहले भी नहीं रुके थे, जब शांति यहाँ पर सीजफायर यहाँ पर देखा जा रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि लगातार हमले यहाँ पर जारी थे और नेतन्याहू पहले ही कह चुके थे कि हमले तो यहाँ पर नहीं रुकेंगे और जब तक खात्मा हिजबुल्लाह का नहीं हो जाता है तब तक वो नहीं शांत बैठने वाले हैं। इन प्रॉक्सी गुटों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो हमले लगातार यहाँ पर जारी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जंग अब और भी भीषण होती जा रही है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ये हमले किए हैं, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को अपना टारगेट बनाया है और हमले में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए हैं। इसकी जानकारी IDF द्वारा दी गई है। माथुर सर, रुख आपका करना चाहूंगे, हमले तो एक तरफ जो तेजी के साथ नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक जो कर रहे हैं, रणनीतियां भी यहाँ पर दोनों की अलग अलग तरीके से देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट मैं देख रही थी जिसमें ये कहा गया है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो ईरान ने दिसंबर 2024 में हिरासत में लिया था एक अमेरिकी युवक, लेकिन उसको अब रिहा कर दिया। ये केवल एक युवक की बात हो रही है, उसको रिहा कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के सद्भावना भरे कदम की सराहना करता है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी इससे ज़्यादा दी नहीं है। लेकिन तारीफ वो ईरान की कर रहे हैं कि इस कदम की वो तारीफ करते, सद्भावना भरे कदम की तारीफ करते हैं जो हमारे एक नागरिक को उन्होंने रिहा किया और अब वो ईरान से बाहर है। पिंकी देखिए, जहां तक सवाल इजराइल का थोड़ी देर पहले भी मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था, जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और इजराइल अपने एजेंडे पर कायम है और उस पर लगातार काम कर रहा है। जब तक वो जो प्रॉक्सीज हैं उनको पूरी तरह से डिग्रेड नहीं कर लेगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है। वहां उस बात को बिल्कुल क्लियरली समझने की आवश्यकता है। अब अमेरिका, देखिए ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से इस लड़ाई से निकलना चाह रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली अभी क्योंकि इलेक्शंस जो है वो नजदीक से नजदीक आते चले जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका में हो रहा है, देखिए आप कितना भी कुछ भी कहते रहे कि सबसे ज्यादा तेल हमारे पास है, एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ये है वो है, लेकिन जो आम अमेरिकी है उसके ऊपर बहुत व्यापक तौर पे इसका असर पड़ रहा है। आज अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा है, अमेरिका में बाकी खाद्य सामग्री, मतलब ओवरऑल महंगाई जो है अमेरिका में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा और वो लगातार अपने किस विचार से वो कर रहे हैं कि इसके ऊपर 100% टैरिफ, इस पे 500% टैरिफ, वो टैरिफ का दोबारा राग अलापना शुरू कर दिया है इन्होंने। उससे देखिए टैरिफ से पिंकी मार जो है वो अमेरिकी को पड़ेगी। जो टैरिफ 500% लगेगा उससे भारत या चीन पे आने वाले सामान पे भारत की लागत पे फर्क असर नहीं पड़ेगा। एक सेकंड प्लीज, उसके बाद जहां तक इनका सवाल है इस व्यक्ति को छोड़ना, इसकी प्रशंसा करना, वो इसी बात का है कि वो चाह रहे हैं कि बातचीत दोबारा
शुरू बातचीत दोबारा हो। नहीं, आप माथुर सर बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजिताभ सर, आपके पास आना चाहूंगी कि जब जब बातचीत की चाहत डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं तो वो इसी तरीके से छोटी छोटी तारीफें जो है वो कहीं ना कहीं से करने लगते हैं, या फिर अपने लहजा जो है वो काफ़ी नरम करने लगते हैं ऐसे में, और उसके बाद वो कह देते हैं कि ईरान चाहता है बातचीत करना मेरे सामने, तो ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि बातचीत की टेबल पर आ जाइए। बाद में ये तस्वीर वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या लगता है आपको कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही कहेंगे कि चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, पहले से अंदर खाने में नाराजगी जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं सामने कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो अपनी रक्षा को लेकर बैठकें कर रहे हैं, जो अपने तमाम जवानों को लेकर बैठकें कर रहे हैं, उसमें वो रणनीति और मजबूत भी करते नजर आ रहे हैं हमलों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही कहा कि वो एक लेडी है जिसको कि दिसंबर 2024 में एज पर ट्रंप की वो ईरान ने उसको डिटेन कर लिया था और अब छोड़ा है। तो ये रेयरली वो अप्रिशिएट करते हैं, शायद पहली दूसरी दफा वो ईरान को अप्रिशिएट करते आ रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत भी चल रही है, बैकडोर में कहीं ना कहीं बातचीत भी चल रही है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा उनकी कूटनीति का हिस्सा है। बातचीत के दरवाजे उन्होंने बंद नहीं किए हैं, टारगेट हिट बहुत ज्यादा किया है। अब अटैक पहले से काफी बड़ा है, क्योंकि ईरान को मनवाने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मंशा होगी कि जैसे इजराइल ने हमास गजा और वेस्ट बैंक को एक तरह से अलग थलग कर दिया, कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि शायद ईरान का जो दक्षिणी ईरान है, जो खर्ग आइलैंड वाला पूरा एरिया है, यहाँ अगर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो एक तरह से ईरान को अलग थलग किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ईरान की जनता, अब चूंकि वहां आर्थिक दबाव इतना ज्यादा है, महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें हो रही हैं, तो जनता में किसी तरह से फूट डाला जाए, वो भी ऑप्शन उन्होंने ओपन रखा है। वो कोशिश अमेरिका की जारी है, कुर्द को तोड़ने की कोशिश इस तरह से वहां अभी तोड़ फोड़ की नीति में भी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह का दबाव भी बना रहे हैं, अटैक करके भी कर रहे हैं, और इसके अलावा बातचीत का भी उन्होंने रास्ता खोला हुआ है। क्योंकि निश्चित रूप से जो एमओयू में ईरान को इतने बड़े उन्होंने ऑफर दिए हैं, वो इतना आसान नहीं है ईरान के लिए ठुकराना। नहीं तो निश्चित रूप से ईरान तो लूज करेगा ये, लेकिन वो चाहता है कि वो जमीन पे भी वो जो भी वादे किए गए हैं एमओयू में वो दिखे, और उसको दिखाने के लिए उसके पास एकमात्र जो आपने कहा गोल्डन हथियार, वो यही है हॉर्मुज। हॉर्मुज छोड़ देगा तो कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप फिर अपने वादे से हट जाए, इसलिए वो उसको पकड़ के रखना चाहता है। और गल्फ के देश भी अब देखिए हो सकता है अमेरिका के साथ ज्यादा है, क्योंकि अब उन पे भी अटैक लगातार ईरान की तरफ से हो रहा है। तो अगर इस तरह की लामबंदी होती है अमेरिका के सपोर्ट में, नेटो आ जाए, गल्फ के देश खुल के आ जाए, अमेरिका की ताकत, तो ये ईरान के लिए और तबाही का मंजर बनेगा। बिल्कुल, ईरान के लिए और तबाही का मंजर बनेगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है। क्या बातचीत को लेकर थोड़ी सी भी सुगबुगाहट जो है वो शुरू होती है? ये जो एक कॉम्प्लीमेंट ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, इसके बाद कोई नरमी जो है वो देखी जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सर फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए।